नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां महाराष्ट्र के नासिक शिरडी हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हुई है। 10 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है। दुखद यह हादसा है। हादसे में 20 से 25 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सुबह करीब 5 बजे यह हादसा हुआ है। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए जा रही थी यात्रियों से भरी ये बस। सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई है। तो सुबह करीब 5 बजे यह हादसा हुआ है दुखद, जहां हादसे में 10 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है और 20 से 25 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक और बस की क्या हालत हुई है वो आपको दिखा रहे हैं। दुखद और दर्दनाक ये पूरा हादसा है। जोरदार ये टक्कर थी। सामने से तेज रफ्तार ट्रक आ रही थी, उसने बस को टक्कर मार दी, जिसमें श्रद्धालु सवार थे जो कि साईं बाबा के दर्शन करने जा रहे थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। 20 से 25 यात्री जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 10 यात्री ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। हमारे संवाददाता फरियल सैयद हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। फरियल, देखिए दुखद ये हादसा हुआ है, दर्दनाक ये हादसा हुआ है। 20 से 25 यात्री बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल घायलों की क्या अपडेट है? जी देखिए, अगर हम बात करेंगे तो 20 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल है। उसमें से 25 लोग पहले थे, लेकिन 5 जन को जो है वो अस्पताल से जो है छुट्टी दे दी गई है। और जो नासिक के 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल में वहाँ इन घायलों का जो है वो इलाज किया जा रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने जो है उन्होंने वहाँ के जिलाधिकारी से खास बात की है और ये कहा है कि घायलों को जो भी इलाज के लिए लगे वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। और साथ ही साथ जितने लोग इस हादसे में जान गंवा चुके हैं उनको भी जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो है 5 लाख रुपए देने का जो है वो ऐलान किया है। देखिए, ये हादसा जो है वो सुबह के वक्त हुआ था। तो अभी फिलहाल जो हादसा एग्जैक्टली क्यों हुआ है उसको लेकर जो है वो जांच जो है वो जिलाधिकारी से करने के लिए खुद एकनाथ शिंदे जो सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है। और अब जो लोग जो है रहने वाले वो बताए जा रहे हैं कि वो मुंबई के ही, जो मुंबई से सटे ठाणे जिले है वहाँ के अंबरनाथ के रहने वाले लोग हैं जो शिरडी जा रहे थे साईं बाबा के दर्शन के लिए। तो क्योंकि 20 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो, तो शायद जो मृतकों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ने की गुंजाइश जो है वो अभी लगाई जा सकती है। बिल्कुल, तो देखिए बड़ा ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल मौके पर क्या तत्काल अधिकारी पहुंच गए थे? इस हादसे में 10 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। जी देखिए, हम लोग बात करें तो ये जो हादसा हुआ है वो सुबह के वक्त हुआ है। और जब ये हादसा हुआ तो लगभग जो थे जितने भी यात्री जो बताए, जो लोग तो ने चश्मदीद गवाह है, जो बस में थोड़े लोग हाजिर थे, जो लोग जो है अपना बयान दर्ज करवा सके हैं पुलिस के पास, उन्होंने ये बताया कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ तो सारे लोग जो थे 45 जो लोग थे वो बस के अंदर मौजूद थे और उस वक्त सब लोग सो रहे थे। और जब ये जो 10 लोगों ने जिन्होंने जान गंवाई, उनमें से 2 पुरुष है, साथ ही साथ 6 महिला है और 2 बच्चे शामिल है इसमें। तो ये सारे लोग जो है वो आगे बैठे हुए थे। ड्राइवर को लेकर और जो जितने लोग आगे 10 लोग बैठे थे उन सब लोगों ने ये हादसे में जान गंवा दी। अगर आप तस्वीर देखोगे इस हादसे की तो आपको पता चलेगा कि बस और ट्रक कितनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। इनकी हालत देखकर ही हमें अनुमान लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना बड़ा था। बिल्कुल दुखद और ये दर्दनाक ये पूरा हादसा हुआ है। बहुत शुक्रिया फरियल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस हादसे में 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे हादसे में। सुबह करीब 5 बजे ये हादसा हुआ है, जहां शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए ये बस जा रही थी और इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर हो गई। वाराणसी से अब खबर, जहां गंगा विलास क्रूज का लोकार्पण समारोह, जहां पीएम मोदी ने वर्चुअल गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी ने टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। समारोह में सीएम योगी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे हैं। तो गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने समारोह में सीएम योगी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे हैं। तो गंगा विलास क्रूज का लोकार्पण समारोह
जिस दौरान समारोह में सीएम योगी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे हैं। हरी झंडी दिखाई गई है। सबसे बड़े सफर पर निकले गया अब ये क्रूज, जहां वाराणसी के राजघाट से इसकी शुरुआत होगी और असम के डिब्रूगढ़ ये जाएगा। तो 51 दिन की ये पूरी यात्रा रहेगी और 3200 किलोमीटर की ये यात्रा होगी इस क्रूज की। तो पीएम मोदी ने वर्चुअल रूप से जुड़ते हुए गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई दी है, जहां पीएम मोदी ने टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। पर्यटन क्षेत्र में ये एक बड़ा कदम है। इसके माध्यम से बड़े रास्ते खुलेंगे, अवसर खुलेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और साथ ही साथ पॉल्यूशन के स्तर से भी देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जलमार्ग से ये होते हुए जाएगी। तो काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेहद ही खूबसूरत तोहफा, जहां काशी में अब पर्यटन रिवर क्रूज की रफ्तार भरेगा, जहां विकास की बयार एक तरीके से कह सकते हैं। सबसे बड़े रिवर क्रूज को हरी झंडी आज दिखाई गई है। मेड इन इंडिया गंगा विलास क्रूज भारत के लिए यकीनन ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होगा और विश्व की सबसे लंबी यात्रा ये जलमार्ग के रास्ते ये कवर करेगा। 51 दिनों का ये सफर होगा और 3200 किलोमीटर की यात्रा होगी। बीते 8 वर्षों में हमने भारत में टूरिज्म सेक्टर के विस्तार पर विशेष बल दिया है। हमने अपने आस्था के स्थानों, तीर्थों, ऐतिहासिक स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता बनाया है। काशी नगरी तो हमारे इन प्रयासों की साक्षात साक्षी बनी है। आज मेरी काशी की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, गंगा जी के घाट स्वच्छ हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद जिस प्रकार श्रद्धालुओं और पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है, वो भी अभूतपूर्व है। अब गंगा पार के क्षेत्र में ये नई टेंट सिटी काशी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। बीते 8 वर्षों में आज काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों के लिए एक नए युग में प्रवेश करने का दिन है और मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो हमेशा इस बात को लेकर के एक तड़प रहती थी कि लैंडलॉक्ड स्टेट होने के नाते हमारे यहां से किसी भी अपनी कृषि उत्पाद को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को पर्यटन की दिशा से आगे बढ़ाने के लिए या फिर उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उत्पाद को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने में हमें महंगा पड़ेगा। इस दिशा से यहां के उद्यमी, यहां के अन्नदाता किसान, यहां के व्यापारी जिस बात को लेकर के सदैव इस बात को लेकर के रहते थे कि हमें महंगा पड़ेगा, हम इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे। विगत 3 वर्ष के अंदर देश का नंबर 1 का वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ होने के साथ लैंडलॉक्ड स्टेट की उस अवधारणा से मुक्त होते हुए पूर्वी बंदरगाह से काशी को जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य हुआ और आज दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। दिल्ली से अब खबर, जहां जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है।
75 साल की उम्र में शरद यादव का निधन हुआ है। बेटी सुभाषिनी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। शनिवार को शरद यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद स्थित बंबई गांव में होगा अंतिम संस्कार। सूत्रों के हवाले से खबर है। शरद यादव का जन्म स्थान है होशंगाबाद, जहां बंबई गांव दिल्ली के छतरपुर फार्म पर अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। तो 75 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष हैं शरद यादव, जिनका निधन हुआ है। उनकी बेटी ने इस बात की जानकारी साझा की है ट्विटर के जरिए। बेटी सुभाषिनी ने पिता के निधन पर दुख व्यक्त किया है। तो शरद यादव बीमारी के चलते गुरुग्राम में एडमिट थे। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ है। उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी ट्वीट किया है। तो शरद यादव का सियासी सफर आपको बताते हैं। 1971 में जबलपुर में इंजीनियरिंग की उन्होंने पढ़ाई की। इसी के साथ जबलपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष वो रहे। लोहिया के आंदोलनों में हिस्सा लेने के दौरान कई बार गिरफ्तार भी उनको किया गया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उन्होंने बुलंद की अपनी। छात्रों को पढ़ने के साथ जन आंदोलन से जुड़ने का रास्ता उन्होंने दिखाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से काफी प्रभावित वो थे। 1974 में पहली बार जबलपुर लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। जेपी ने उन्हें जबलपुर से अपना पहला उम्मीदवार बताया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया उनके निधन पर और लिखा, श्री शरद यादव जी के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। ये डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। शांति। इसी के साथ प्रदेश के मुखिया उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी के निधन का अत्यंत दुखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम की प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और अपनी दुख प्रकट किया है। उन्होंने लिखा है कि शरद यादव जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। शरद यादव जी ने दशकों तक बिहार व भारतीय राजनीति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनोज, देखिए, दुखद ये खबर है। राजनीति में एक बड़ा चेहरा रहने वाले अब उनका निधन हुआ है। इस अवसर पर देखिए सभी ने ट्वीट करके अपना दुख व्यक्त किया है। फिलहाल आप मौके पर मौजूद हैं। क्या वहां का माहौल है? किस तरीके से उनको आखिरी अलविदा कहा जा रहा है? पूर्व अध्यक्ष भी थे और शरद यादव जी देखिए छात्र जीवन से ही अपना संघर्ष कर रहे थे और आज उनकी मृत्यु के बाद काफी मतलब यहाँ पे दुख का माहौल बना हुआ है बिहार में। यहाँ की घर पे भी मातम का माहौल बना हुआ है। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताएं भी जो हैं अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। और बात करें यदि शरद यादव जी का, तो शरद यादव जी नीतीश जी के खास हुआ करते थे। देखिए, एक समय था जब शरद यादव जी यदि चाहते तो वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने शुरू से ही नीतीश कुमार जी को मतलब प्रमोट किया और शुरू से ही प्रमोट करने का काम किया और नीतीश जी को ही आगे बढ़ने का उनका सपना था। मुख्यमंत्री के तौर पे यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखे जाते हैं तो पीछे अहम भूमिका रहा है शरद यादव जी का। 2 साल से नाराजगी चल रही थी नीतीश जी की और इस कारण वो आरजेडी में भी थे और बहुत से काफी मतलब समस्याओं को समाधान जदयू में करने का काम करते थे। जदयू में यदि किसी को टिकट भी लेना था तो शरद यादव जी के पास जाते थे और शरद यादव जी का ही ये स्थापित किया हुआ ये पार्टी था और काफी लोग दुखी हैं। इसको लेकर एयरपोर्ट से लेकर उनके आवास तक काफी नेताओं का साथ लगा हुआ है। लोगों का मानना है कि ये बिहार के लिए राजनीति का बहुत बड़ा क्षति है जिसकी अभी पूर्ति नहीं कर सकती है ये बिहार। और देखिए, शरद यादव जी जो थे वो बिहार के गरीबों के और मजदूरों के और
नीचे तबके के लोगों का आवाज बनते थे। और शुरू से उन्होंने जब छात्र जीवन से ही लगातार वो जिस प्रकार राजनीतिक में अपना वो पहचान बनाए और लोगों की आवाज बनते गए और लोगों के दिलों में बसने का काम किया। आज लग रहा है कि जिस प्रकार जो माहौल बना हुआ है बिहार का, ये शायद दूसरे किसी नेताओं के लिए बने, लेकिन शरद जी का जो बात किया जाए तो शरद जी अपने आप में एक बहुत बड़े राजनीतिक माने जाते थे और जिस दल में रहते थे उस दल के मुखिया को कभी ना कभी वो आगे, मतलब निजी स्वार्थ इनमें नहीं रहता था। ये माना जाता था कि निजी स्वार्थ शरद यादव में नहीं था, जिसके साथ थे तो खुलकर रहने का काम करते थे। बिल्कुल। और देखिए मनोज, क्योंकि राम मनोहर लोहिया के आदर्शों से वो प्रभावित थे, कहीं ना कहीं उनके आदर्शों को वो बहुत ज़्यादा मानते थे, और ये उनके सफ़र में अगर देखा जाए तो दिखता भी था कि किस तरीके से असली समाजवाद के रास्ते पर वो चलते थे, किस तरीके से आज सब उनको याद कर रहे हैं, क्या उनकी जो खूबियाँ हैं उसको किस तरीके से मन में संजो रहे हैं सभी। देखिए, जहाँ यदि लोहिया जी की बात करें तो राम मनोहर लोहिया जी को यदि सबसे ज्यादा यदि कोई ज्यादा मानता था, उनकी बातों को लेकर चलता था, तो ये थे शरद यादव जी, जिनके चलते वो सारे दल के लोग लोहिया जी का आगमन भी करते हैं और लोहिया जी के फूल की चीज भी मनाना पसंद करते हैं। लेकिन शरद जी जो लोहिया जी की बातों को लेकर आज तक चलते रहे और लोहिया जी के ही दिशा निर्देश पर वो आज भी बिहार में काम किए और उनके दिए हुए दिशा निर्देश पे और भी नेताओं को जागरूक करने का उन्होंने काम किया। लेकिन कोई मनोज ऐसा उत्तरदायी जो उनके जो अधूरे सपने हैं उसको आगे बढ़ाए? जी, अभी देखिए उनकी एक बेटी थी जिसके माध्यम से ट्वीट मिला था और फिर उनके फैमिली के लोग राजनीतिक दल में अब तक नहीं आए थे। और यदि देखा जाए तो शरद जी का अब तक सिर्फ अपना मतलब राजनीति के तौर पे रखते थे, लेकिन पारिवारिक चीजों को लेकर वो काफी दूरी बनाए रखते थे। परिवार के लोगों को राजनीति में लाना पसंद नहीं करते थे। और जहां तक रहा यदि शरद जी का, तो शरद जी लोगों को प्रमोट करने का काम करते थे, लोगों को नया चेहरा के तौर पे, मतलब एक सिद्धांत था उनका कि कम से कम ये किसी की भी अपनी निजी पार्टी ना बने। इस चीज को लेकर परिवारवाद वो आज तक नहीं किए, परिवार के लोगों को राजनीति में लाना उचित नहीं समझे। बिल्कुल ठीक है मनोज, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते आगे, सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर डंगरूरपुर से आए सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को लेकर उनसे चर्चा की है। सीएम अशोक गहलोत ने बताया है कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में राज्य सरकार 1 करोड़ वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत पेंशन दे रही है ताकि उनको आर्थिक संबल मिल सके। और अब आपको बताते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, जहां राजस्व क्षेत्रों में 6 नए पुलिस थाने खोलने को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी दी है। 20 चौकी खोलने की फाइल पर भी सीएम ने मंजूरी दी है। राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की मांग उठी थी। अंकिता हत्याकांड के बाद ये मांग जोर पकड़ रही थी और इसके बाद देखिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये बड़ी मंजूरी दी गई है, जहां 20 चौकी खोलने की फाइल पर सीएम धामी ने मोहर लगा दी है, मंजूरी दे दी है। राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की मांग अब जोरों पर थी अंकिता हत्याकांड के बाद से ही, और इसी को लेकर इस फैसले पर मंथन भी किया जा रहा था, तमाम बैठकें भी होती थी और इस आखिरकार इसको मंजूरी दे दी गई है। अपडेट लेते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए राजस्व क्षेत्रों में 6 नए पुलिस थाने खोलने को मंजूरी दे दी गई है, कितना महत्वपूर्ण ये फैसला? जी देखिए, पूरे देश की यदि हम बात करें तो शायद उत्तराखंड ही वो राज्य होगा जहां पर राजस्व पुलिस की व्यवस्था अभी भी गतिमान है, चालू है, लागू है। अंकिता भंडारी मर्डर केस के बाद ये मांग उठने लगी थी कि जो राजस्व पुलिस है वो सही से काम नहीं कर रही है। राजस्व पुलिस ने यदि मामला सही से टैकल किया होता तो ये हालात ना होते। इसके बाद राज्य सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया था कि शुरुआती चरण में ऐसे जनपद जहां राजस्व क्षेत्रों में तेजी से रिजॉर्ट या कॉमर्शियल गतिविधियां बढ़ी हैं, वहां पर हम उनको सिविल पुलिस को हैंडओवर करेंगे। काफी लंबी एक एक्सरसाइज हुई, प्रपोजल 3 आए पुलिस मुख्यालय से जिनमें कुछ खामियां थी। अंत में एक फाइनल प्रपोजल बना जिस पर कल देर रात मुख्यमंत्री ने फाइल पर मंजूरी दे दी है
इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। राजस्व क्षेत्रों में 6 नए पुलिस थाने और 20 पुलिस चौकी खोलने की फाइल को मंजूरी हो गई है। और जो नए पुलिस चौकियां थाने खुलने हैं उसमें देहरादून में लाखा मंडल है, पौड़ी में थाना यमकेश्वर बनने जा रहा है। थाना यमकेश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद भी है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। पौड़ी जिले में एक और रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बीरोखाल बनेगी। टिहरी में थाना छाम, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी नरेंद्रनगर, कांडीखाल, चमियाला। इसी प्रकार से प्रदेश के जनपदों में ये निर्णय लिया गया है और थोड़ी ही देर में विधिवत इसका आदेश भी जारी होने वाला है, जो गृह को जाएगा और गृह इन आदेशों को जिलों के कप्तानों को भेजेगा, जहां वो इन नई को स्थापित करने के लिए इंचार्ज, स्टाफ, महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी व अलायु कर्मियों की तैनाती करेंगे। तो ये उत्तराखंड के लिए आपकी बड़ी खबर है कि धीरे धीरे अब राज्य सरकार पटवारी पुलिस सिस्टम से पीछे हट रही है। पटवारी पुलिस सिस्टम अब खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए महत्वपूर्ण ये फैसला है और इस दिशा में अब सरकारें आगे बढ़ेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका। बिहार के मुंगेर में बरियापुर सड़क जर्जर होने के कारण स्थानीय लोग और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो सड़क पर जगह जगह बने गड्ढों के कारण हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है। दूसरी ओर बसाही पुल समीप बने रहे वन वे के कारण अक्सर यहां जाम की समस्या भी बनी रहती है। तो एक तरफ जर्जर सड़क और दूसरी तरफ ट्रैफिक की ये समस्या, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। ब्रिज के कारण ये जो पुल है ना, इसके कारण परेशानी है और ये सड़क डैमेज है, उसके कारण परेशानी है। कल रात में ही टूटा है इसका। 24 घंटा से ज़्यादा हो गया? 24 घंटा नहीं हुआ, मान के चला 18 घंटा से ज़्यादा हो गया और प्रायः होते रहता है। हाँ, ट्रक है तो डैमेज भी होता है रोड के कारण। ऐसे मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये पुल है। अब सीधा लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बैठक कर रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञों के साथ। सीधा दिखाते हैं। तो देखिए, बड़ी ये बैठक हो रही है, आर्थिक स्थिति पर यकीनन चर्चा होगी। इस बैठक में आर्थिक विशेषज्ञ मौजूद हैं और निर्मला सीतारमण मौजूद हैं, जो कि वित्त मंत्री हैं, और वो मौजूद हैं। साथ ही साथ आर्थिक विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम गणमान्य सदस्यों के साथ ये बड़ी बैठक हो रही है। विश्व को एक अलग पहचान दिलाने की जो बड़ी कोशिश और बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसमें किस तरीके से भारत आगे बढ़े, इसको लेकर विस्तृत चर्चा की जा रही है। भारत के लिए जो बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा गया है, उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। और अब बढ़ते आगे, जहां खबर बिहार के वैशाली से, जहां पर हाजीपुर वैशाली उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर से 100 कार्टून विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल हुई है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि शराब पहले पटना लाया जाता था और फिर वहां से वैशाली के अलग अलग इलाकों में नाव की सहायता से पहुंचाने का काम किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान करीब 15 लोग नाव पर सवार थे, जिसमें ज्यादातर लोग पानी में ही कूदकर भागने में सफल रहे। फिलहाल उन आरोपियों की तलाश जारी है। कितना पैसा मिलता है? 1 टन मिलता है। क्या काम करते हो, कहाँ से ढोते हो, क्या करते नाव पर उठाए गाड़ी पर रख दिए हैं। 1000 रुपये मिलता है। कितना देर में ढो देते हो एक नाव पर का समय? टाइम का ऐसा लिमिट थोड़े कितना ढोया जाता है। अच्छा, तब भी कितना समय लग जाता है? आधा घंटा लगता होगा। देखिए, आए दिन जो है हम लोगों को ये सूचना मिल रही थी कि नदी के रास्ते से ये शराब हाजीपुर लाई जा रही है, जो शिव कुमारपुर दियरा या पकड़ी दियरा, माइल दियरा, ये सब में उतारा जाता है। इसकी सूचना पर हम लोग जैसे ही गाड़ी का लाइट जलाए, काफ़ी अंधेरा था, लाइट जलाकर नाव को देखने का हम लोग प्रयास किए तो लगभग 10-15 की संख्या में वहाँ लोग उपस्थित थे। कुछ लोग वो नदी में कूद गए और कुछ लोग एक नाव जो अलग था उस नाव पर सवार होकर तेजी से वो भाग गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।